नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को भी उलझाया है। और इस सफर में हमारा गाइड होगा इतिहास का एक सबसे अहम ग्रंथ, प्लेटो की रिपब्लिक। देखिए, ये पूरी किताब ही अपने आप में एक बहुत बड़ा थॉट एक्सपेरिमेंट है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। सुकरात और उनके दोस्त इसी पर बहस कर रहे हैं कि आखिर ये न्याय, ये जस्टिस है क्या चीज। लेकिन ये जो शांत सी बहस चल रही थी ना, वो एकदम से गर्मा जाती है। क्यों? क्योंकि थ्रेसिमिकस नाम का एक विचारक बीच में आ जाता है और उसका दावा बहुत तीखा और सनसनीखेज है। वो कहता है, न्याय, अरे ये तो बस एक धोखा है, एक शब्द जिसे ताकतवर लोग कमजोरों को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। थ्रेसिमेकस का ये दावा सुकरात के लिए एक सीधी चुनौती है। और बस यहीं से वो ये साबित करने का बीड़ा उठाते हैं कि न्याय सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत कीमती चीज है। अब इस मुश्किल सवाल को सुलझाने के लिए सुकरात एक बड़ा ही शानदार तरीका निकालते हैं। वो कहते हैं, देखो, किसी एक इंसान के अंदर न्याय को खोजना ना बड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना हम पहले अपने विचारों में ही एक आदर्श, एक न्यायपूर्ण शहर बनाएं, ताकि न्याय को बड़े पैमाने पर एकदम साफ साफ देखा जा सके। अब सुकरात के दोस्त इस चुनौती को और भी मुश्किल बना देते हैं। वो गाइजीस की अंगूठी की कहानी सुनाते हैं। ये एक ऐसी जादुई अंगूठी है जो किसी को भी अदृश्य बना सकती है, गायब कर सकती है। तो उनका तर्क ये है कि अगर किसी इंसान को ये पता हो कि वो अपने कामों के लिए कभी पकड़ा नहीं जाएगा, तो क्या वो फिर भी न्याय का रास्ता चुनेगा? शायद नहीं। और यहीं पर हम प्लेटो के सबसे अहम तर्क तक पहुंचते हैं। वो एक शहर की बनावट और इंसान की आत्मा की बनावट के बीच एक बहुत गहरा और शक्तिशाली कनेक्शन दिखाते हैं। प्लेटो का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो इस टेबल में बहुत खूबसूरती से दिखता है। वो कहते हैं, एक आदर्श राज्य में 3 वर्ग होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी आत्मा के 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर है शासक यानी रूलर्स, जिनका मार्गदर्शन करता है विवेक यानी रीजन। फिर आते हैं सैनिक यानी ऑक्सिलरीज, जिनमें मनोबल या साहस की भावना होती है। और आखिर में है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, जिन्हें उनकी इच्छाएं काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो प्लेटो के लिए न्याय क्या हुआ? ये कोई एक काम नहीं, बल्कि संतुलन की एक अंदरूनी अवस्था है। एक ऐसा सामंजस्य, चाहे वो शहर में हो या आत्मा में, जहां हर हिस्सा अपना अपना काम परफेक्टली कर रहा है और दूसरे के काम में कोई दखल नहीं दे रहा। बस यही न्याय है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इस आदर्श शहर पर शासन करने के लिए कौन सही है? प्लेटो का जवाब उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी और विवादास्पद था। एक दार्शनिक। उन्होंने तर्क दिया कि केवल एक दार्शनिक राजा ही न्याय के साथ शासन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो शक्ति या धन से नहीं, बल्कि सत्य से प्रेरित होता है, ट्रूथ से। ये समझाने के लिए कि एक दार्शनिक आम लोगों से इतना अलग क्यों होता है, प्लेटो हमें एक अंधेरी गुफा की कल्पना करने को कहते हैं। ये ज्ञान और अज्ञान पर अब तक की सबसे पावरफुल कहानियों में से एक है, जिसे कहते हैं एलिगोरी ऑफ द केव। ये जो पूरी यात्रा है ना, ये एक दार्शनिक की शिक्षा का प्रतीक है। शुरू में कैदी सिर्फ परछाइयों को सच मानता है। जब उसे आज़ाद किया जाता है तो सच्चाई की पहली रोशनी उसे दर्द देती है, और गुफा से बाहर की दुनिया, वो तो उसे अंधा ही कर देती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और वो भ्रम से निकलकर असली सत्य को देख पाता है। तो इस आदर्श शहर को बनाने के बाद प्लेटो ये दिखाते हैं कि ये सब कैसे ढह भी सकता है, और इसी से वो ये साबित करते हैं कि न्याय से भरा जीवन ही एकमात्र सुखी जीवन क्यों है। प्लेटो एक बहुत डरावनी तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे एक आदर्श राज्य भी बर्बाद हो सकता है। ये विवेक के शासन यानी अभिजात तंत्र से शुरू होता है, फिर सम्मान और मनोबल हावी होता है, फिर धन की इच्छा हावी हो जाती है, और फिर आता है सभी इच्छाओं का बेलगाम राज। और इस पतन का अंत होता है सबसे खराब शासन में, तानाशाही। और यहीं पर प्लेटो थ्रेसिमेकस के तर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। वो दिखाते हैं कि तानाशाह, जो बाहर से सबसे ताकतवर दिखता है, असल में अंदर से सबसे दयनीय और कमजोर इंसान है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही बेगाम इच्छाओं का गुलाम है। उसकी आत्मा में पूरी तरह से अराजकता है। तो एक न्यायप्रिय व्यक्ति ज्यादा खुश क्यों है? क्योंकि उसकी आत्मा में व्यवस्था है, एक आंतरिक संतुलन है। वो सच्ची आज़ादी महसूस करता है,
अपनी इच्छाओं से आज़ादी। और ये एक ऐसी आंतरिक शांति है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत या दौलत खरीद नहीं सकती। तो प्लेटो का निष्कर्ष ये है कि असली शक्ति दूसरों पर शासन करने में नहीं है, बल्कि खुद पर शासन करने में है, अपने भीतर के जीवन को व्यवस्थित करने में है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्लेटो के ये 2400 साल पुराने विचार आज हमें अपनी दुनिया को देखने और ये पूछने की चुनौती देते हैं कि कहीं हम भी तो किसी गुफा में नहीं रह रहे, कहीं हम भी तो सोशल मीडिया, न्यूज़ हेडलाइंस और विज्ञापनों की परछाइयों को ही असली सच नहीं समझ रहे। सोचने वाली बात है। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें